हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम पुस्तकालय पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है। आज इसका पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप चैनल के होम पेज पर जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक को उत्तर मुगल कालीन शासक, ये हमने टॉपिक कवर कर लिया है पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में हमारा क्षेत्रीय नवीन शासक का उदय ये स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने मैसूर को कवर कर लिया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं मराठा के बारे में। मुगल शासक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रीय नवीन शासक का टॉपिक में मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है मराठा साम्राज्य के ऊपर। मराठा साम्राज्य में हमें याद रखना है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं, मराठा साम्राज्य का संस्थापक हम छत्रपति शिवाजी को मानते हैं। और इनके बारे में हमको छत्रपति शिवाजी के बारे में जान लेते हैं, महत्वपूर्ण बातें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। इनके बारे में हम जान लेते हैं कि छत्रपति शिवाजी जन्म सन 1627 ईस्वी में महाराष्ट्र के शिवमेरी में हुआ था। याद रखना, इनका जन्म हुआ महाराष्ट्र के शिवमेरी में। और साथ ही साथ हम अगला जो पॉइंट याद रख लेते हैं कि इनके पिताजी का नाम क्या था। इनके पिताजी का नाम याद रखना है शाहजी था। और इनकी माता का नाम याद रखना है, इनकी माता का नाम जीजाबाई था। अगला जो पॉइंट हमें याद रखना है इनके राजनीतिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु के बारे में। इनके राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव थे और इनके आध्यात्मिक गुरु रामदास जी थे। अगला जो हमें इनके बारे में पॉइंट याद रखना है, इनका विवाह के बारे में भी जानकारी रखनी है कि इनका विवाह कब हुआ था। सन 1640 ईस्वी में साईं बाई के साथ इनका विवाह हुआ था। और इनके बारे में याद रख लेते हैं कि इन्होंने प्रारंभिक सैन्य अभियान, सबसे पहला अपना सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया था। तो याद रखना है, इन्होंने अपना पहला सैन्य अभियान बीजापुर के विरुद्ध किया था। और जो बीजापुर का जो आदिल शाह कौन था, बीजापुर का शासक था उस टाइम पे। और अगला हमें याद रखना है, इनके किलों के बारे में याद रखना है। इन्होंने वैसे तो किले काफ़ी जीते थे, बहुत किले जीते थे। और हमने जो महत्वपूर्ण किले देखने हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, एक तो हमें सिंहगढ़ का किला देखना है जो कि 1643 ईस्वी में जीता था। अगला हमें तोरण का किला देखना है। इसमें 1646 ईस्वी में इन्होंने तोरण का किला जीता था। अगला हमें देखना है कि इन्होंने 1654 ईस्वी में पुरंदर का किला जीता था। तो ये 3 किले महत्वपूर्ण है जो हमें याद रखने हैं। सन 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला जीता, सन 1646 ईस्वी में तोरण का किला जीता और सन 1654 ईस्वी में पुरंदर का किला जीता। ये 3 किले थे जो हमें याद रखना है। इसके बारे में और हमें याद रखना है कि सन 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपने राजधानी बनाया था। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। अगला हमें पॉइंट याद रखना है इनके संघर्ष के बारे में। इनके संघर्ष किस किस के विरुद्ध हुए थे वो याद रखना है। पहला संघर्ष इनका हुआ था सन 1659 ईस्वी में अफजल खां के विरुद्ध। क्या होता है कि शिवाजी के ऊपर हमला करने के लिए आता है अफजल खां। जब शिवाजी पर हमला करने के लिए आता है, अफजल खां शिवाजी पर हमला करने के लिए जब आता है, तब शिवाजी उल्टा उस पर हमला कर देते हैं और अफजल खां को मार देते हैं सन 1659 में। इतना याद रखना है। अगला जो हमारा पॉइंट याद रखना है हमें कि सन 1663 में इनका जो अगला संघर्ष होता है वो औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां के विरुद्ध होता है। अब औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां पर हमला किया जाता है शिवाजी के द्वारा। शिवाजी जब शाइस्ता खां पर हमला करते हैं, उसे बुरी तरीके से घायल करके भेजते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट याद रखना है हमें, सन 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत की पहली लूट की थी। शिवाजी ने 2 लूट की थी सूरत की। जो पहली लूट की थी सन 1664 ईस्वी में की थी और दूसरी लूट की थी सन 1670 ईस्वी में की थी। तो हम आगे उसे भी कवर करेंगे। तो अगला जो हमें पॉइंट याद रखना है, सन 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राजा जय सिंह को वरिष्ठ सेनापति घोषित कर दिया, ठीक है। और पुरंदर में शिवाजी को घेरने का आदेश दे दिया। जो उस टाइम पे पुरंदर में शिवाजी था, उस टाइम पे क्या होता है, औरंगजेब वरिष्ठ सेनापति घोषित कर देता है राजा जय सिंह को। और राजा जय सिंह क्या करता है, पड़ोसी राज्य होते हैं, पड़ोसी राज्यों की मदद से शिवाजी पर पुरंदर में हमला कर देता है। और शिवाजी नहीं था तैयार उस टाइम पे,
हाँ, हमले का उसे कुछ पता नहीं था और वो तैयार नहीं था, प्रिपेयर नहीं था कि वो इस मतलब उनको जवाब दे सके। तो इस वजह से क्या होता है कि काफ़ी सालों तक तो वो उनसे संघर्ष करता रहता है और आखिरकार क्या होता है, राजा जयसिंह के द्वारा शिवाजी को घेरने के बाद शिवाजी को बहुत हानि हुई और उसे पुरंदर की संधि करनी पड़ी, जिसमें उसे अपने 35 किलो में से 23 किले देने पड़े। तो ये जो 35 किले थे, 35 किले जो उसने अपने संघर्षों से जीता था शिवाजी ने, 35 किले उनमें से 23 किले देने पड़े थे उसको। और अगला जो पॉइंट हमें याद रखना है कि सन 1666 ईस्वी में औरंगजेब क्या होता है, औरंगजेब शिवाजी को आगरा में आमंत्रित करता है। शिवाजी अपने बेटे को लेकर जब पहुंचते हैं आगरा में, और उनका आगरा में औरंगजेब के द्वारा स्वागत ठीक ढंग से नहीं किया जाता और उनका अपमान किया जाता है। तो शिवाजी उनको आ, उनको अपना अपमान सहन नहीं कर पाते और अशब्द बोल देते हैं औरंगजेब को। औरंगजेब अशब्द नहीं सुन पाता है और औरंगजेब शिवाजी को बंदी बना लेता है। इस वजह से क्या होता है कि औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिया जाता है जब शिवाजी को, तो शिवाजी वहाँ पर ज़्यादा दिन तक बंदी नहीं बने रहते हैं, वो अपनी सूझबूझ से वहाँ से निकल जाते हैं। बताया जाता है कि वो फलों की टोकरी लेकर फल वाला बनकर वहाँ से चुपके से निकले थे, अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकल गए थे। और इसके बाद क्या होता है, अगला जो पॉइंट याद रखना है, जब ये 1666 में जब ये वापस निकल आते हैं बंदी बनने के बाद में, जब ये वापस निकल आते हैं वहाँ से, तो उसके 3 साल बाद सन 1670 ईस्वी में सूरत की दूसरी लूट करते हैं शिवाजी। और पहली लूट कब हुई थी वो याद रखना, सन 1664 ईस्वी में की थी। और दूसरी लूट याद रखनी है सूरत की, वो सन 1670 ईस्वी में की थी। ये याद रखना है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। और अगला हमें देखना है कि सन 1674 ईस्वी में शिवाजी ने गंगा भट्ट से राज्य अभिषेक कराया और छत्रपति की उपाधि ली। अभी तक क्या था कि छत्रपति की उपाधि नहीं ली थी, उन्हें तो शिवाजी के नाम से जानते सब लोग। लेकिन जब ये इन्होंने गंगा भट्ट से राज्य अभिषेक कराया, उसके बाद छत्रपति की उपाधि ले ली और सिंहासन पर बैठे। और बताया जाता है कि गंगा भट्ट जो था कि मुगल के साम्राज्य के अंतर्गत गंगा भट्ट रहता था और चैलेंज किया था औरंगजेब ने शिवाजी से कि आप राज्य अभिषेक आप हमारे राज्य मतलब आपका राज्य अभिषेक हम होने नहीं देंगे, चैलेंज किया था औरंगजेब ने। लेकिन शिवाजी ने उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उन्हीं के साम्राज्य में से गंगा भट्ट को लेकर आए और अपना राज्य अभिषेक भी करवा लिया। तो इतने महान थे शिवाजी। और इसके बाद में अगला पॉइंट हमें याद रखना है कि शिवाजी का अंतिम अभियान के बारे में याद रखना है। अंतिम अभियान इनका कर्नाटक के विरुद्ध हुआ था और पहला अभियान इनका बीजापुर के विरुद्ध हुआ था और अंतिम अभियान कर्नाटक के विरुद्ध हुआ था। और अगला जो हमें पॉइंट याद रखना है, सन 1678 ईस्वी में शिवाजी ने आखिरी बार जिंजी का किला भी जीता था। जो पहला किला जीता था अपन ने देख लिया, वहाँ पे महत्वपूर्ण किले देख लिए। और इसके बाद हमें अंतिम किला के बारे में भी पूछ लिया जाता है कभी, तो हमें याद रखना है अंतिम किला इन्होंने जिंजी का किला जीता था। अगला जो हमें पॉइंट याद रखना है, सन 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और इस तरीके से शिवाजी की कहानी कंप्लीट होती है। इन्होंने क्या क्या किया था, किले जीते, कितने किले जीते, इन्होंने 35 किले जीते थे, उसमें से 23 किले देने पड़े थे। ये पूरा हमने टॉपिक कवर कर लिया है। और अगले इसके बारे में हमें याद रखना है कि जब शिवाजी छत्रपति बने थे तो इन्होंने अपने अष्ट प्रधान परिषद का भी गठन किया था। अष्ट प्रधान परिषद जैसे कि आज की कैबिनेट मंत्री होते हैं आजकल, उसी तरीके का मान लीजिए, जो प्रधानमंत्री से लेकर जो भी गृह मंत्री वगैरह होते हैं, तो ये सब छत्रपति के समय में भी उनके राज्य में भी हुआ करते थे। तो अष्ट प्रधान में सबसे मुखिया, सबसे बड़े माना जाता था, प्रमुख माना जाता था, पेशवाओं को सबसे प्रमुख मंत्री माना जाता था। इसके बाद में जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, शिवाजी की मृत्यु के बाद में उनके पुत्र संभाजी को अगला छत्रपति नियुक्त किया जाता है। जब छत्रपति संभाजी जब बनते हैं तो इनके बारे में हमें याद रखना है कि
इन्होंने अपना सलाहकार नियुक्त किया था कवि कलश को। इनके बारे में इतना याद रखना है। अगला जो पॉइंट याद रखना है कि सन 1689 में संभाजी को औरंगजेब के द्वारा गिरफ्तार करके मार दिया जाता है। जिस तरीके से शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया था औरंगजेब ने, उसी प्रकार औरंगजेब ने शिवाजी के बेटे को संभाजी को गिरफ्तार कर लिया। इस बार क्या होता है, इनको गिरफ्तार ही नहीं करा, इनको गिरफ्तार करके मार भी दिया ताकि ये भी ना भग जाए अपने पिता की तरह। तो संभाजी को तो मार दिया, लेकिन संभाजी के साथ उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया था जिनका नाम साहू था। साहू जी को भी गिरफ्तार किया था औरंगजेब ने। उनको, साहू जी को नहीं मारा, ओनली संभाजी को मार दिया और साहू जी को गिरफ्तार किया रखा। और इसके बाद में अगला जो पॉइंट याद रखना है, सन 1689 ईस्वी में शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम को छत्रपति बनाया जाता है। छत्रपति शिवाजी के जो दो पुत्र थे, एक राजा राम और दूसरे थे संभाजी। संभाजी को पहले छत्रपति बनाया जाता है। तो संभाजी को तो गिरफ्तार कर लिया था औरंगजेब के द्वारा मारने के बाद में उनके दूसरे पुत्र, शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम को अगला छत्रपति नियुक्त किया जाता है सन 1689 ईस्वी में। अगला हमें पॉइंट याद रखना है कि उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया था। राजा राम के बारे में हमें याद रखना है, उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया था। अगला हमें पॉइंट याद रखना है, सन 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो जाती है। किसी बीमारी के कारण। जब क्या होता है कि राजा राम की मृत्यु के बाद में राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को लेकर राजा राम की पत्नी ताराबाई गद्दी पर बैठती है। अब ये ताराबाई राजा राम की पत्नी है, ये क्या करती है, अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को लेकर के राजगद्दी पर बैठ जाती है और शासन करने लग जाती है। जब ये 7 साल तक शासन करती है, सन 1707 ईस्वी का समय आता है। सन 1707 ईस्वी में संभाजी के पुत्र साहू जी की वापसी होती है। कहाँ से वापसी होती है? औरंगजेब की जेल से, औरंगजेब के तय खाने से इनकी वापसी होती है। और सन 1707 में हमने जो पहले टॉपिक में पढ़ाया था, सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उनके पुत्र मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह प्रथम ये शासक बनते हैं। जब बहादुर शाह 1707 में शासक बनते हैं ना, तब औरंगजेब का शासक समाप्त हो जाता है। और तो क्या होता है कि साहू जी को छोड़ दिया जाता है बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। जब छोड़ दिया जाता है, वो अपने वापस साम्राज्य में आते हैं, अपने मराठा साम्राज्य के अंदर आते हैं। जब तो वो देखते हैं कि उनके होते हुए कोई और गद्दी पर बैठा है, तो उन्होंने अपनी मांग की ताराबाई से। उन्होंने कहा कि असली हकदार मैं हूँ इस साम्राज्य का, मैं राजा बनने लायक हूँ, मैं छत्रपति बनने लायक हूँ। तो ताराबाई ने कहा नहीं, अब गद्दी पर मेरा बेटा ही बैठेगा। तो इस वजह से दोनों के बीच में युद्ध होता है दोनों के बीच में। जब ये युद्ध में इनकी मदद कौन करता है? तो इनकी मदद करता है बालाजी विश्वनाथ साहू जी की मदद करता है इस युद्ध में। इस वजह से इसके बारे में देख लेते हैं। इस वजह से उन दोनों के बीच में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू जी बालाजी विश्वनाथ की मदद से युद्ध जीत जाते हैं और अगले छत्रपति बन जाते हैं। अब ये मदद से जीत जाते हैं बालाजी विश्वनाथ की और छत्रपति बन जाते हैं। और ताराबाई अपने इस ताकत का प्रदर्शन नहीं दिखा पाई। और इसके बाद में हम देख लेते हैं, साहू जी जब ये छत्रपति बन जाते हैं तो बालाजी विश्वनाथ थे, उनको पेशवा नियुक्त कर देते हैं। हमने कहा था पेशवा कौन है? पेशवा सबसे शक्तिशाली मंत्री हुआ करता था छत्रपति में। और तो ये बालाजी विश्वनाथ को अगला पेशवा नियुक्त कर देते हैं। और ये अगला पेशवा नियुक्त करने के वाले बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी वजह से ही साहू जी को जीत प्राप्त हुई थी। और बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आगे जाके आप देखेंगे कि छत्रपति का शासक धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है और मराठा साम्राज्य में पेशवाओं की ताकत बढ़ने लग जाती है आगे जाके। इसलिए इनको बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। अब हम आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में, वो हम पढ़ेंगे
छत्रपति के टॉपिक थोड़ा बहुत रह जाएगा, उसको कवर करने के बाद हम देखेंगे बालाजी विश्वनाथ के बाद में कौन अगला पेशवा बनता है, पेशवा की धीरे धीरे ताकत कैसे बढ़ती है, वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलना, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं, आज की वीडियो समाप्त होता है, अगली वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। धन्यवाद।